ऑल राइट, लेट अस टॉक अबाउट इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जो आपका हैंड आउट पार्ट 78 में आ रहा है. सो आर्टिकल 301 to 307 of part 13 of the constitution, it governs the trade, commerce and intercourse within the territory of India. And article 301, it declares that trade, commerce and intercourse shall be free throughout the territory of India, both interstate and intrastate. मतलब अगर मुझे लेटस से दैट महाराष्ट्र से जाना है बिहार कुछ गुड्स लेके, कैन आई गो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन? कैन एनी ड्यूटी बी लेविड टू मी बाय द स्टेट आई एम पासिंग? टोल अलग है, टोल अगर आप हाईवे यूज कर रहे हो उसका टोल अलग है, बट आई एम आस्किंग स्पेसिफिक ड्यूटी लग सकती है. द आंसर इज नो, इट शुड बी फ्री. एंड इफ आई वांट टू सेंड समथिंग बैक टू महाराष्ट्र फ्रॉम बिहार, इट शुड ऑल्सो बी फ्री. ओके, टोल इज डिफरेंट, प्लीज रिमेंबर दिस. आई एम आस्किंग स्पेसिफिक ड्यूटी, इट शुड बी फ्री. लेकिन महाराष्ट्र में मुझे अगर नागपुर से कुछ भेजना है मुंबई, और बिहार में मुझे पटना से कुछ भेजना है गया, सो इट शुड ऑल्सो बी फ्री. मतलब महाराष्ट्र टू बिहार, बिहार टू महाराष्ट्र, एंड नागपुर टू मुंबई, एंड मुंबई टू नागपुर, पटना टू गया, गया टू पटना. दैट इज बोथ एस्पेक्ट, दैट इज इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट. द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इट हैज टू बी फ्री. ओके, मतलब लाना ले जाना, ओके, लाना ले जाना, ये सारी चीजें इट हैज टू बी फ्री. इसमें होता क्या है? ट्रेड का मतलब क्या हुआ? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स. कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय लैंड, एयर और वाटर. इसका मतलब में इंट्रा स्टेट हो सकता है, दैट इज कन्फाइंड विद इन वन स्टेट. नागपुर टू मुंबई, इट इज विद इन महाराष्ट्र. इंटर स्टेट, इट एक्सटेंड्स टू टू और मोर स्टेट, मतलब यूपी टू बंगाल, बंगाल टू तमिलनाडु, उसमें बहुत सारे स्टेट्स आ जाएंगे. ओके, और इंटरकोर्स का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स और पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, तो ये तीन चीजें हैं, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. ऑल दीज थ्री हैज टू बी फ्री, तभी हम एक यूनियन बनेंगे. एक फ्री यूनियन बनने के लिए हमें ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है. देन देर आर सर्टेन फ्रीडम्स जो आपको 301 ने दे दिया. 301 ने किस चीज की फ्रीडम दी आपको? 301 ने आपको ट्रेड की फ्रीडम दी है, 301 ने आपको कॉमर्स की फ्रीडम दी है, और 301 ने आपको इंटरकोर्स की फ्रीडम दी है. लेकिन अब इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस? सो आर्टिकल 302, इसमें क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट. मान लो कि आप क्या मणिपुर सामान ले जा सकते हो? अगर मुझे ब्रूम स्टिक, सपोज मैं एक झाड़ू बनाने वाली फैक्ट्री हूं बिहार में, कैन आई सेंड दोज ब्रूम स्टिक्स टू मणिपुर? द आंसर इज yes, I can send freely, but can the parliament make laws to stop me from going to Manipur because the security situation is very bad? Then the answer is also yes. तो आर्टिकल 302 यूज करके अगर सिक्योरिटी सिचुएशन, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड दीज रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अमंग स्टेट्स. मतलब इफ आई एम अ बिहारी ब्रूम मेकर, झाड़ू बनाने वाला, अगर मैं अलाउड नहीं हूं मणिपुर में बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, तो क्या असमीज ब्रूम मेकर विल बी अलाउड? असम का ब्रूम मेकर नहीं. इसका मतलब क्या है कि इट हैज टू बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. अगर मैं कुछ कह रहा हूं कि मणिपुर नहीं जा सकते आप बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, इट शुड अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड द बिजनेसेस ऑफ ऑल स्टेट्स. आई कैन नॉट से ओनली झारखंडी और यूपी और मध्य प्रदेश के जो बिजनेस है वो ऑपरेट नहीं करेंगे, असमीज कैन ऑपरेट. नहीं. If I am making a law saying Manipur will be closed because of the public interest and security situation, it shall be closed to everybody, not only to a particular state or a group or state or group of states. एग्जाम्पल क्या है इसका? आर्टिकल 302 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज. ये कहाँ सुना है? अभी हाल फिलहाल में इसका यूज हुआ है कभी? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का कोविड में.
ड्यूरिंग कोविड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, इसका यूज हमें पैंडेमिक में यस देखने को मिला था, लॉकडाउन में जो है इंश्योर करने के लिए कि जो खाना, देखिए हुआ क्या था ना कोविड में, खाना बैठा के हम खिला रहे थे लोगों को। ये जो एम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, वो तो चली, वो तो खत्म हो गया था। सो गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि खाना प्रॉपर रहे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यूज करके रेगुलेट करने लगे एक्सपोर्ट्स को। देन आर्टिकल 303, उसमें 303 क्लॉज 1, नीदर पार्लियामेंट नॉर स्टेट लेजिस्लेचर कैन गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट ओवर अनदर। मतलब कैन आंध्र प्रदेश साइन ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट with Tamil Nadu and levy charges on other? Can Andhra Pradesh sign a free trade agreement with anybody? No, it cannot. Can the central government make a law saying that आंध्र प्रदेश से जो चावल जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी स्टेट के चावलों पे टैक्स लगेगा? ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो. सो नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टेट्स. Parliament can make preferential or discriminatory law with scarcity of good. That's it. अगर गुड्स की स्कारसिटी है किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में, तब आप कुछ लॉ बना सकते हो. नॉर्मल केसेस में यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. आर्टिकल 304, a state legislature can impose non-discriminatory taxes on goods imported from other state if similar taxes are levied on intrastate goods. मतलब अगर आप ऐसा कोई गुड्स है जिसमें विद इन द स्टेट, अगर मैं सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, आगरा है यूपी में और कानपुर में भेज रहा हूं, कुछ ऐसा सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल जो आगरा से जाने में, कानपुर जाने में मुझे कुछ उस पे देना पड़ रहा है ड्यूटी, विद इन द स्टेट है ना, आगरा टू कानपुर क्या है, विद इन यूपी है, यस और, तो देन आई कैन लेवी द सेम ड्यूटी ऑन समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम राजस्थान, समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम हरियाणा एंड समथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम बिहार. ये चीज समझे. अगर मैं कोई ड्यूटी लगा रहा हूं फॉर द गुड्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, इट कैन ओनली बी इन वन कंडीशन, दैट आई एम ऑल्सो प्लेसिंग द ड्यूटी फॉर इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट ट्रांसपोर्टेशन. ओके. देन आर्टिकल 304 क्लॉज बी, व्हाट डज इट से? A state legislature may impose reasonable restriction in public interest, but only with president's prior sanction. अब समझ में आया? प्रेसिडेंट्स प्रायर सैंक्शन कहां पर यूज करना होता है? जब भी स्टेट लेजिस्लेचर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ओके, किसी भी चीज जो बाहर से स्टेट पे आ रहा है, एंड सच रिस्ट्रिक्शंस आल्सो कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन स्टेट. ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार का अफीम इज एक्सेप्टेड इन यूपी बट मध्य प्रदेश का अफीम इज नॉट एक्सेप्टेड. अगर अफीम आप मंगवा रहे हैं या अफीम पे आप बैन लगा रहे हैं, तो इट शुड बी ब्लैंकेट बैन, मतलब किसी स्टेट से नहीं आ सकता. और अगर आप आने दे रहे हैं, अगर आप आने दे रहे हैं, तो इट हैज टू बी फ्रॉम ऑल द स्टेट्स. यस, प्रायर सैंक्शन इज डिफरेंट इन स्टेट केस. रिकमेंडेशन कब चाहिए होता है? मनी बिल के लिए. अब प्रायर सैंक्शन स्टेट को चाहिए होता है प्रेसिडेंट का. ओके, दैट इज डिफरेंट. रिकमेंडेशन एंड प्रायर सैंक्शन, देन इट बिकम्स डिफरेंट. ओके. और यहां पर एक और चीज देखिएगा, यहाँ ए लिखा हुआ है स्मॉल केस में और बी लिखा हुआ है स्मॉल केस में. व्हाट डज दिस मीन? हमने तो कैपिटल में देखा था. स्मॉल केस ए मतलब पहले इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज प्रेजेंट. अगर कैपिटल ए रहता, इट मींस इट हैज बीन एडेड बाय वाया एन अमेंडमेंट. अगर कैपिटल ए रहता, 304 ए रहता, तो अमेंडमेंट से ऐड किया गया. और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 304 ए मतलब स्मॉल ए, मतलब पहले से. इट इज देयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 305. So Article 305, it talks about the freedom of trade can be curtailed by existing laws or those made for nationalization of trade or industry. So ये कहां पर आप यूज करेंगे? यूरेनियम प्रोडक्शन. Can you use it in uranium production? That only the center can do anything with regards to the trade in uranium. है ना, रेयर अर्थ मिनरल, समथिंग लाइक दिस वी कैन डू. कि वो एग्जिस्टिंग लॉ जो है उससे फ्रीडम ऑफ ट्रेड कर्टेल करना है. अगर ये जो है आप देख सकते हैं आर्टिकल 305 में, दिस पावर इज गिवन टू यू. या अगर नेशनलाइजेशन हो गया, मतलब ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, तो सारा जो है ऑयल में प्राइवेट ट्रेड बंद कर दिया जाएगा. ओके. आर्टिकल 307, सो पार्लियामेंट मे अपॉइंट एन अथॉरिटी टू ओवरसी द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 301 to 304
एंड कन्फर नेसेसरी पावर ड्यूटीज अपॉन इट। मतलब पार्लियामेंट एक अथॉरिटी बना सकती है टू ओवरसी द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 30, मतलब इंटर स्टेट ट्रेड कमीशन, समथिंग लाइक दिस कैन हैपन। इंटर स्टेट ट्रेड रेगुलेशन अथॉरिटी, इस टाइप का कुछ बन सकता है। अभी तक कुछ बना ऐसा? आर्टिकल 307 ऐसा कोई हमें पता नहीं है। ओके, देयर इज नॉट मेनी ऑफ द अथॉरिटीज विच हैव बीन फॉर्म्ड वाया दिस। बहुत सारे प्रोविजन हैं। ओके, बहुत सारे प्रोविजंस हैं विच हैव बीन देयर, ऑल राइट, बट उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। ओके, यूटिलाइज नहीं किया गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस। तो 307 से जो अथॉरिटी बनेगी वो 301 टू 304 के बीच में, ओके, 301 टू 304 के बीच में आपको जो जितने भी आर्टिकल्स हैं जिसमें इंटर स्टेट कॉमर्स को फ्री करना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना, वो सारी चीजें जो है वो एग्जीक्यूट करेगी या उसको जो है रिकमेंड करेगी। What is the difference between Article 19, Clause 1, Clause G, and Article 301? So, Article 19, Clause 1, Clause G, it views freedom of trade from the perspective of individual citizens' right to carry any occupation. मतलब, if I am making a broom factory और वहां पर मैं ब्रूम मतलब झाड़ू पब्लिक बना रहा हूं, तो कैन आई मेक मनी इफ आई एम नॉट सेलिंग इट टू अदर स्टेट्स? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये मेरा इंडिविजुअल राइट है, subject to reasonable restriction. It is my individual right in an individual, as an individual citizen, it is my fundamental right under Article 19, Clause 1, Clause G. Article 301 क्या कह रहा है? Which is in Part 13, it views freedom of trade from the standpoint of free movement across state or within a state, and it applies irrespective of who the individual trader are. Okay, so violating Article 301 and 304 often infringes on the fundamental right under Article 19, Clause 1, Clause G, and this enables judicial review. मतलब ध्यान से समझिए कि अगर 301 और या 304, that is not allowing people to trade या having a favorite among states, अगर इस टाइप का फेवरेटिज्म हो रहा है या यू आर नॉट अलाउिंग द पीपल फ्रॉम अदर स्टेट टू ट्रेड, सो व्हाट इट विल डू इज, ऑल्दो ये पार्ट 3 के बाहर है ना, दिस इज पार्ट 13 और नॉट पार्ट 13 है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। और हम क्या पढ़ते हैं कि पार्ट 3 वाले जो आर्टिकल्स होते हैं, दे कैन ओनली बी यूज टू इन्वोक द रिट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यस और नो, अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन। लेकिन यहां पर क्या है, ऐसा पढ़ा जाता है कि अगर 301 या 304 इन्फ्रिंज हो रहा है, सो इट इज डायरेक्टली इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल 19, क्लॉज 1, क्लॉज जी, दैट इज द पर्सन's इंडिविजुअल राइट। इफ यू आर नॉट अलाउिंग फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, you are infringing the right to, basically right to occupation, trade और business। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, 301 और 304 इज ऑल्सो रेड along with Article 19, Clause 1, Clause G. So उस केस में क्या होगा, उस केस में you can invoke the writs and directly approach. So can I say that by the Supreme Court's orders, Article 301 and 304, the infringement of 301 and misuse of 304, they have become justiciable, and they can invoke the writs jurisdiction of Supreme Court. आप ऐसे समझिए कि क्या आर्टिकल 301 है और 304 है, इज इट, और हम क्या पढ़ते हैं कि आर्टिकल 32 इन्वोक करने के लिए कहाँ राइट्स होने चाहिए? आर्टिकल 32 इन्वोक करने के लिए कहाँ राइट होने चाहिए? पार्ट 3 में। क्या 301 और 304 है पार्ट 3 के अंदर? पार्ट 13 के अंदर है, यस और नो? यहां तक समझ गए? अब यहां समझिए कि अगर मैं इन्फ्रिंज कर रहा हूं 301 पे और अननेसेसरी ब्लॉकेट लगा रहा हूं यूजिंग 304, एम आई नॉट इन्फ्रिंजिंग ऑन अ पर्सन's आर्टिकल इनडायरेक्टली ऑन आर्टिकल 19, क्लॉज 1, क्लॉज जी, दैट इज द राइट टू कैरी ट्रेड और राइट टू कैरी ऑक्यूपेशन और बिजनेस, यस और नो? और ये आर्टिकल 19, क्लॉज 1, क्लॉज जी, इट विल बी रेड विद द वायलेशन ऑफ 301 एंड 304, और उसके केस में जो है आई कैन इन्वोक द रिट जुरिस्डिक्शन मेकिंग इट जस्टिसिएबल डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट, यस और नो?
अब समझ में आ गया, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। तो दिस इनेबल्स जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32। प्लीज रिमेंबर, what is the importance of freedom of interstate trade and commerce, unity and integration? It minimizes interstate barrier and reinforces the idea of one nation. इकोनॉमिक ग्रोथ को करते, देखिए अगर मैं बिहार में अचार बना रहा हूं, तो बिहार का पर कैपिटा इनकम इतना है कि वो मेरा अचार खरीद लेगा और मुझे मल्टी मिलियनेयर बना देगा, नहीं है। ओके, टू बी ऑनेस्ट, नहीं है। इट कैन मेक मी अ करोड़पति, बट इट कैन नॉट मेक मी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिकॉज बिहार का अभी भी जो परचेजिंग पावर है इट इज लेसर देन कंपेयर टू इंडिया। लेकिन अगर मैं उसको गुजरात में बेचूं, विच हैज अ हायर पर कैपिटा, उसको मैं महाराष्ट्र में बेचूं, उसको मैं कर्नाटक में बेचूं जहां पर लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, कैन आई बिकम रिच सिटिंग इन बिहार, इन अ स्टेट विच इज कंसिडर्ड बैकवर्ड कंपेयर टू अदर्स? द आंसर इज यस। उसी लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है इंटरस्टेट। आप अगर देखेंगे, कॉमर्स इज वेरी नेसेसरी सो दैट प्रॉस्पेरिटी कैन रीच एवरी नुक एंड कॉर्नर। ओके, आप अगर नागालैंड में हैं एंड यू आर मेकिंग ए प्रोडक्ट, डू यू थिंक द नागालैंड एज अ स्टेट विच हैज फ्यू लाख पीपल, दे कैन मेक द पर्सन अ गुड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? नहीं, नागालैंड से उसको भेजना पड़ेगा पूरे इंडिया में। ही हैज टू एक्सेस द मार्केट ऑफ 150 करोड़ पीपल. It ensures that states cannot arbitrarily restrict the trade, which is vital in federal system to prevent economic fragmentation, or consumer benefit also encourages competitive market. अभी देखिए होता क्या है, अगर मध्य प्रदेश की चीज मध्य प्रदेश में ही बिके, इज इट अ गुड आइडिया? इफ दे से कि मध्य प्रदेश में आपको अगर मान लो मोबाइल खरीदना है, तो मध्य प्रदेश में बना हुआ मोबाइल ही आपको खरीदना पड़ेगा। यूपी का बना हुआ सैमसंग मोबाइल आप नहीं खरीद सकते, तमिलनाडु का आईफोन नहीं खरीद सकते। दिस इज वेरी वेरी अगेंस्ट कंज्यूमर राइट्स। ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, मेड इन इंडिया समझ में आता है, बट मेड इन अ पर्टिकुलर स्टेट अगर बाउंडेशन हो जाए तो दिस इज अगेंस्ट कंज्यूमर राइट।